नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आखिरकार एक समझौता विपक्ष में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में हो गया। अब ये गठबंधन बड़े बड़े कस्में वादे पढ़े जा रहे थे, कसीदे पढ़े जा रहे थे कि हम साथ साथ हैं, हम साथ में रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे लोग छिटकते चले गए, घर छोटा होता चला गया और जो एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि एक बड़ा विपक्ष का शामियाना होगा, वो फट फट के रूमाल रह गया। लेकिन क्या अब आखिरकार कांग्रेस और सपा के बीच में एक गठबंधन हो गया है? और ये कैसे हुआ है? इस डूबती डील को बचाया कैसे गया? और इससे भी बड़ा सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसको जरा मैं स्क्रीन पर फायर भी कर दूं ताकि वो आप लोग भी जान लें। और वो ये है कि ये जो गठबंधन है, ये यूपी में बीजेपी का मुकाबला कर भी पाएगा? मेरे ख्याल से अब अपने मेहमानों को जरा स्क्रीन पर ले आते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं। शरद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य अनंत नारायणन, वरिष्ठ पत्रकार, सारी गतिविधि जो है वो ट्रैक कर रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शरद जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये पीडीए बनाम एनडीए, एनडीए को चैलेंज करेगा पीडीए, उसमें ये होंगे वो होंगे, जयंत छिटक गए, कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं ले रही। उसके बाद प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक कि किस तरीके से सपा एक के बाद एक अपनी लिस्ट घोषणा कर ही रही थी। तब एकदम से चैतन्य भारत हुआ कांग्रेस में कि अब चलो भाई, अब बात करें। अगर आप दर्शकों को ये बताना चाहें कि ये डील डूबते डूबते कैसे बचाई गई। देखिए संकेत, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने कहा कि शामियाने से रुमाल पे उतर आया। कम से कम रुमाल बरकरार है और ऐसा लग रहा है कि यूपी में जो ये रुमाल चलाया जा रहा है, अब जाकर के देर आए दुरुस्त आए, मैं ये कहूंगा। बहुत वक्त लगाया, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा वक्त लगाया, और दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में, और समाजवादी पार्टी का भी वैसा ही हाल रहा है, लेकिन कम से कम उनके पास ग्राउंड है यहाँ यूपी में, उनके पास संगठन है, उनके पास अपना पूरा जो है जो कहते हैं पैराफर्नेलिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि कांग्रेस के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और कांग्रेस ने पता नहीं काहे में बिजी रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वक्त से यूपी में कांग्रेस को रिवाइव करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। तो अब यही फॉर थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज की कम से कम उन्होंने ये स्ट्राइक कर ली, ये डील। और इसमें जो भी अटकलें थी, मुझे लगता है दोनों की मजबूरी हो गई थी फाइनली। जो ये आपने पूछा सवाल कि कैसे हुआ, बातें तो बहुत कही जा रही है कि प्रियंका गांधी ने करवा दिया। क्या कराया प्रियंका गांधी ने? जो नदारद रहती हैं, शी इज नेवर विजिबल ऑन ग्राउंड, उन्होंने क्या करवा दिया होगा मुझे यकीन नहीं आता है। लेकिन ये जरूर है कि जो दोनों के पॉलिटिकल कंपल्शन थे, अखिलेश को जब से आरएलडी ने छोड़ा, बहुत बड़ा झटका लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, तो अखिलेश को ये लगने लगा। और बीच में पिछले 2 साल से अखिलेश का जो रवैया रहा है, वो उनके जो कोर वोट बैंक है, यानी मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है, जिससे समाजवादी पार्टी हमेशा फायदा लेती रही है, और उसके उनके इश्यूज को लेकर के, चाहे उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हो, चाहे और उनको ऑप्रेस किया जा रहा हो योगी सरकार द्वारा, अखिलेश यादव के मुंह से कुछ नहीं निकलता था। तो डिसल्यूजनमेंट बहुत था, और मुस्लिम में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करें। तो कांग्रेस ने सोच लिया कि चलो अब तो बैठे बैठे हमें वोट मिल जाएगा। फिर ये एहसास हुआ कि अकेले उससे जीत नहीं सकते हैं, तो अखिलेश को भी लगा कि अब अगर ये चले गया तो हमारा तो सफाया हो जाएगा। तब जाकर के दोनों को एहसास जब ये हो गया कि स्थिति जो है पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब ये डील स्ट्राइक करिए। अब ये जितनी लेट हुआ है, उससे क्या होगा आगे चल, कितना बना पाएंगे, क्योंकि मुश्किल ये है कि राहुल गांधी तो जमीन पे उतरते हैं, जाते हैं, प्रियंका को कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव को भी जमीन पे उतरने की जरूरत है। अभी जो जिस तरीके का रवैया है, वो बीजेपी के माइट और हाइट से नहीं लड़ सकते, और जिस तरीके का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जिस तरीके का पैशन होना चाहिए, उसकी अभी कमी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब जब शुरुआत हो रही है, चाहे बेटर लेट देन नेवर, यही कहा जाएगा। और इसमें अब अगर जुटते हैं ये लोग और अपनी मिलके स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अभी तो सीट शेयरिंग तक जा करके, सीट शेयरिंग तो हो जानी चाहिए थी 2 महीने पहले,
बहरहाल, तो अब ये देखें किस तरीके से ये लोग करते हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके का वो रहा एका, तो आई एम श्योर बीजेपी के लिए कुछ डैमेज ना कर पाए, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी का सपना 80 की सीटें जीतने का वो तो नहीं पूरा हो पाएगा। 80 में से 80 जो है वो पूरा नहीं होगा। शरद जी, इससे पहले कि मैं अदिति के पास जाऊं, एक सवाल आपसे और पूछना हाँ। चाहता हूं। रायबरेली अमेठी कांग्रेस को चला गया, चलिए मान के चल रहे थे कि ये होगा। कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, बनारस जिसमें सपा ने अपनी कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी फिर वापस लिया उसको, तो हाँ। ये एक समझौता हुआ। अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। इसमें देखने में ये आ रहा है कि एक बड़ा इवन सा स्प्रेड है वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में, इन 17 सीटों में कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कहते हैं 20 मांग रही थी, वो 17 पे जाकर के गाड़ी रुकी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर से है, जहां पर कई ऐसे सीटें हैं या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम बहुल हैं और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी नेगोशिएट करना चाहती थी? और वेस्ट यूपी में आपको मालूम है कि जरा सपा का दाल थोड़ी कम गलती है, हाँ, उनका बिल्कुल ईस्ट सही और बात। सेंट्रल में थोड़ा ज्यादा वर्चस्व है। हाँ, 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 इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये सीटें, मुझे लगता है अभी कुछ वो चल रही है बातचीत, और पॉसिबिलिटी है कि उन सीटों में जो आपने मेंशन करी, पर्टिकुलरली जैसे शामली है और वेस्टर्न यूपी में जो मुस्लिम बाहुल्य बहुत ज्यादा है, और वहां पे अगर कांग्रेस लड़ती है तो मेरा ख्याल वो बेटर स्थिति में होगी, क्योंकि जाट्स के जिस तरीके से विनय करके ले गए हैं, जयंत चौधरी चले गए एनडीए में, और साथ में उनके जाट्स का काफी तादाद चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस वहां से लड़ती है तो कई सीट्स जो ऐसी हैं यहाँ पे, खासतौर से 2-3 सीट्स ऐसी हैं जहां जाट्स और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बहुत लीथल हो जाता है, और वो कांग्रेस कर सकती है उस चीज को वहां पे। तो शरद जी, वो चला पे नहीं 2022 में, बिल्कुल यही बात हो रही थी कि जयंत चौधरी जो है वो जाट और मुस्लिम का लीथल कॉम्बिनेशन, और वेस्टर्न यूपी में तो तबाही मचा देंगे, और किसान आंदोलन के बाद तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन उस तरीके का दिखा नहीं। नहीं, यू आर राइट, बीजेपी वो नहीं। अभी काफी अभी हद जो तक है, उसको अब की उस टाइम पे क्या हुआ था कि काफी हद तक ये हो गया था कि दोनों में फिर से पैचअप हो गया है। जो झगड़ा 2013 के राइट्स की वजह से हुआ था, मुजफ्फरनगर राइट्स की वजह से जो डिवाइड हो गया था मुस्लिम्स और जाट्स में, वो लग रहा था कि वापसी हो गई है, फिर से हाथ मिला लिया है दोनों ने, रियलाइज करा है एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत थी। लेकिन उस टाइम 2022 तक ऐसा नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन थी लोगों की, और इसी वजह से 2022 में कुछ गुल नहीं खिला पाया ये कॉम्बिनेशन। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम्स बड़ी तादाद में एकजुट होकर के, क्योंकि हालांकि इसमें ये भी फैक्ट है कि वेस्ट यूपी में पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी ने काफी मुस्लिम्स में भी दखल अपने डेंट मारने की कोशिश करी है। वहीं के एक जने को, मेरठ के एक कुंवर बासित अली है जो कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट है, उनको लेकर, यंग आदमी है और काफी तेज है, वो काफी उन्होंने प्रयास किया है, वही जो पसमानदा मुस्लिम्स वाली बात है ना, वो डिवाइड क्रिएट करके वो उन्होंने अब वो, लेकिन अब सुन रहे हैं कि वो पिछले इलेक्शन में काम आई है वो, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि वो वैसी बरकरार नहीं रही है, क्योंकि मुस्लिम्स को लगने लगा है कि बहुत बुरी तरह टारगेट किए जा रहे हैं, और अगर ये बीजेपी में चले गए तो और मुश्किलें पैदा होंगी। तो शायद इसी बात का फायदा कांग्रेस और सपा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे कि आपने बोला, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कितने दुरुस्त हो करके आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मैं अदिति जी को लाना चाहता हूं, क्योंकि अदिति जी ने बीजेपी को बहुत बारीकी से देखा है, पार्टी को कवर किया है बतौर पत्रकार। अदिति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एसपी कांग्रेस अलायंस है, क्या यूपी में ये बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा, उनके 80 बनाम 80 के सपने को रोक पाएगा? और अगर रोकने में कारगर सिद्ध होता है तो कितना? मतलब आप 2-5 सीट ले आए तो भी वो तो 75 पे चले गए ना, कहां वो पार्टी 65-70 ऐसे खेल रही है? देखिए संकेत, अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है और ये अजम्पशन है कि एक कंसोलिडेशन होगा मुस्लिम वोट्स का, स्पेशली उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में राम मंदिर के बाद काफी लोग ये बात
बोल रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन होगा, मगर अगर आप 2017 के इलेक्शंस को देखें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स इंटरचेंजेबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं एक दूसरे के वोट्स, और उसका एडवांटेज बीजेपी ने 2017 में भी उठाया, उसका एडवांटेज बीजेपी को 2019 में भी मिला, उसका एडवांटेज बीजेपी को 2021 के असेंबली इलेक्शंस में भी मिला। एक बात ये भी है कि मायावती ने इस बार अनाउंस करा है कि वो सोलो जाएंगी। बहुत लोग वो तो मायावती को हमेशा ही राइट करती ऑफ कर रहे हैं, वो हाँ बहुत लोग मायावती को राइट ऑफ कर रहे हैं, बट जो बीएसपी के नेता हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मायावती मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जो अपने कैंडिडेट्स को पोर्ट्रे करेंगी या पुश करेंगी, कहीं ना कहीं वो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को डेंट कर सके। अब वो होता है या नहीं, क्योंकि मायावती भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, उनका ग्राफ पिछले कुछ सालों में सिर्फ गिरता ही जा रहा है, तो एक बीएसपी की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं डेंट करे। पर भाजपा की अगर बात करें, और जैसे शरद जी ने बोला, भाजपा ने 2019 ऑनवर्ड्स, और अगर आप बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी देखें कि 2014 में उत्तर प्रदेश में जितना एक मार्जिन टुवर्ड्स बीजेपी शिफ्ट हुआ था बहुत माइनर था, बट उसके कंपैरिजन में 2019 में जब भाजपा ने ट्रिपल तलाक जैसे लॉज को अबॉलिश कर दिया था, उसके बाद भाजपा का इंटरनल सर्वे बोलता था कि जो मार्जिन बड़ा है ऑफ हाउ मुस्लिम्स आर वोटिंग के, माइनॉरिटी समुदाय के लोग कैसे भाजपा की तरफ वोट कर रहे हैं, वो बढ़ता ही चला गया है। पिछले कई सालों में अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री ने और जो आला नेता हैं भाजपा के, उन्होंने जो अपना इंटरैक्शन है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ वो काफी हद तक बढ़ा दिया है। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि कहीं ना कहीं जो एक हमेशा एडवांटेज रहा है ऑपोजिशन के लिए, जो माइनॉरिटीज का वोट वो लेकर जाए, अगर वो बेसिक डेंट 2019 से 2014 से जो 19 में इंक्रीज हुआ, 2019 से अगर वो 2024 में इंक्रीज हो जाए, तो भाजपा के लिए इंटरनली वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, जो एक वरीसम हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और बीएसपी के लिए भी। पर पास्ट में अगर आप देखें जाए कि जो अलायंस फैक्टर है, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में अलायंस फैक्टर का कुछ बेनिफिट रहा नहीं है, ना 2017 में रहा है, ना 2019 में रहा है, ना पिछले असेंबली इलेक्शंस में रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, जैसे शरद जी कह रहे थे, हो सकता है जो रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है एक फोन कॉल पे जो उनकी नेगोशिएशंस हुई हैं अखिलेश यादव के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं ये माना गया कि 17 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो एक कैंपेन के साथ घुसी थी उत्तर प्रदेश में लड़कियों के तरफ, काफी सोचा था कि ये एक इतना बड़ा कैंपेन होगा, क्योंकि अट्रॉसिटीज रिपोर्ट हो रही थी, रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक कैंपेन बहुत बढ़ चढ़कर आएगा, पर वो बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल एक कैंपेन अगर बोला जाए तो वो बहुत ही अनसक्सेसफुल कैंपेन था। तो या तो कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट कैंपेन या स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी जो ना ही उनके लिए एडवांटेजेस हो पर समाजवादी के लिए भी एडवांटेजेस हो, और अगर ऐसा ना हो पाया संकेत, तो फिर इस बार एडवांटेज भाजपा की तरफ जाएगा, और अगर माइनॉरिटी समुदाय का वोट बैंक 2019 से कंपैरेटिवली 2024 में भाजपा के लिए बढ़ गया, तो ये कंबाइंड ऑपोजिशन के लिए एक वरीसम फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। शरद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और यहाँ पर ये जानने का प्रयास कि कौन नंबर 1 था और कौन नंबर 2 था 2019 में। तो आप जानते हैं सपा जो है वो 5 सीट जीती, और ये तब था 2019 में जब गठबंधन था, बहुत पाथ ब्रेकिंग गठबंधन था एसपी और बीएसपी के बीच में। मुलायम सिंह यादव उस समय जीवित थे। सपा 5 सीट जीती और 31 सीट पर नंबर 2 आई, थर्ड पोजीशन पर 1 सीट पर थी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती और 3 सीट पर वो दूसरे नंबर पर थी, यानी कि रनर्स अप की पोजीशन में समाजवादी पार्टी अपने आप को पाती है। वोट ट्रांसफर वाली थ्योरी हमने समाजवादी पार्टी की गठबंधन में सफल होते हुए बहुत कम देखा है। 2017, 19, 22 3 उदाहरण हो गए हैं, लेकिन 22 की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसा नहीं है कि सपा का बेस नहीं बढ़ा, यानी कि ये कहना कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, ये भी सही नहीं। रिकॉर्ड वोट शेयर हुआ समाजवादी पार्टी का, वो बात अलग है कि अगला और भी ऊपर चला गया, मायावती और नीचे चली गई। तो आपको लगता है ये गणित, जितनी गणित अखिलेश और कांग्रेस लगाएंगे, उससे +5 गणित बीजेपी लगा रही है? नहीं, बीजेपी तो सब कुछ करेगी, और बीजेपी तो पूरा का पूरा उद्देश्य
जी, शरद जी का वीडियो फ्रीज हो गया, वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। अदिति, मैं ये सवाल आपसे पूछ दूं, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि वो गणित तो लगाते हैं, लेकिन वो गणित उनका वोट सक्सेसफुल नहीं हो पाता? नहीं, क्या कह रहे हैं? जी, शरद जी, सॉरी, आपका वीडियो बीच में चला गया था, अच्छा, अब आई एम आप सॉरी। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था वो सिर्फ नोशनल था, क्योंकि उसमें मायावती की तरफ से कोई कमिटमेंट या सिंसियरिटी नहीं थी। और ये चीज मायावती ने फॉरेन अलायंस इलेक्शन जीतने के तोड़ बाद दिया। फॉरेन अनाउंस कर दिया था। और वो साफ बात थी कि मायावती अपने वो गेस्ट हाउस कांड जो 1994 का था उसका बदला लेना चाहती थी, और उसमें उन्होंने अखिलेश को बेवकूफ बनाया कि अलायंस कर लिया। और यही नतीजा था कि 0 से 10 पे पहुंच गई। अखिलेश ने अपना वोट ट्रांसफर कराया बसपा को, बसपा ने इंश्योर किया कि वोट ट्रांसफर नहीं हो सपा को। तो उस अलायंस को अलायंस मानना मैं समझता हूं बड़ी नादानी है। और वो जो आपने बात कही, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है कि रनर्स अप की पोजीशन में अगर वो 31 सीट्स पे सपा थी 2019 पे, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन कितना उस पर काम करते हैं उन 31 सीट्स पे सपा वाले और कांग्रेस मिल करके, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, मायावती तो खैर बिल्कुल वो जो अभी कहा बिल्कुल फैक्ट है, और आम धारणा बन चुकी है कि मायावती जो भी करती हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, फॉर व्हाटएवर रीजन, चाहे वो सीबीआई ईडी का डर हो। और फिर आप देखिए, जब दौलत बहुत ज्यादा नाजायज दौलत हो जाती तो हर आदमी डरता है ईडी और सीबीआई से। और ईडी और सीबीआई का जिस तरह भरपूर इस्तेमाल मोदी सरकार करती है, शायद इतना पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं किसी हुआ। ने नहीं किया। हाँ, हाँ, शरद तो जी, शरद जी, इसलिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि देखिए, हमने इससे पहले कई बार देखा है कि गठबंधन टूटे लेकिन उससे फायदा हुआ। मसलन हाँ 2009 अमर सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी हाँ को 5 सीट दे रहे थे, उनका 5 ले हाँ लो। कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने ये बोला, और वो एक शब्द इजाद हुआ, आपको तो मालूम ही है, फ्रेंडली हाँ फाइट करेंगे। तो ये हुआ हाँ कि हाँ ये कैसा गठबंधन है कि आप दोनों लड़ेंगे, लेकिन उसमें हाँ, कांग्रेस को फायदा हो गया, कांग्रेस बिल्कुल। 20 पार कर गई, लेकिन फिर वो दिन दोबारा नहीं आए। तो आपको लगता है वो अलग दौर था, ये अलग दौर है? 2017 में भी एक गठबंधन हुआ जिसमें कांग्रेस और सपा जो है वो कुछ कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। आप इस 2009 दौर की में, बात इस कर रहे हैं, मौजूदा दौर में क्या होगा? जब 20 हम्म। सीटें मिली थी। संकेत, आप 2009 की बात कर रहे हैं, हम्म। जो 20 सीटों वाली ना। हाँ तो हाँ हाँ। वो मैं बता दूं, आप एक उसमें एक चीज आप भूल रहे हैं कि वो जो दौर इसलिए अलग था क्योंकि वो असर था एक ऐसे एक्शन का, मुलायम का, जिससे मुस्लिम वोट सारा ड्रिफ्ट हो गया कांग्रेस में। वो था मुलायम सिंह यादव का कल्याण सिंह के साथ हाथ मिला लेना। उसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी से इस कदर नाराज था कि उन्होंने ऑलमोस्ट एन ब्लॉक वोट कर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस को। और कांग्रेस के लिए मैजिक हो, कांग्रेस ने जो ख्वाब में भी नहीं सोचा था, उसको 20 सीटें मिल गई। और तड़ हाँ। से जो जो आदत है हर पॉलिटिकल पार्टी के में, जो इस तरीके की साइकोफेंसी होती है, सब में है बहुत ज्यादा, हर तो भाजपा में भी भरपूर है, कांग्रेस में भी बहुत है। तो कांग्रेस वालों ने एट्रीब्यूट कर दिया टू राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जीरो काम नहीं किया था उसमें, और वो सीटें 20 मिल गई। मैं जानता हूं एटलीस्ट 4 एमपीज ऐसे थे जो लड़ना नहीं चाहते थे इलेक्शन, और कहते थे कहां फंसा दिया हमको भाई साहब, हम तो लड़ना नहीं चाहते, और चारों जीत गए। वो इतना उनमें बड़ा, से कुछ मंत्री भी बन गए उसका केंद्र सरकार सिंपल में। रीजन यही था कि मुलायम सिंह अगर कल्याण सिंह से हाथ नहीं मिलाते तो वो नौबत नहीं आती कांग्रेस की। खैर, पुरानी बात, लेकिन अब मैं आपसे अब जानना चाहता हूं एक प्रैक्टिकल, हाँ ये जो गठबंधन है, ये अब भी अगर बहुत दुरुस्त होकर के जमीन पर लड़ता दिखे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक डेंट दिया था हाँ, भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। वो सेंट्रल और वेस्ट में थोड़ी मात खा गए, लेकिन पूर्वांचल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था समाजवादी पार्टी का इन टर्म्स ऑफ सीट्स। तो आपको लगता है कि इस चीज को सपा कंसोलिडेट कर सकती है, या वो भी एक मोमेंटम है जो कि जा चुका है? नहीं, मेरा ख्याल इसको कंसोलिडेट कर सकती है, बशर्ते वो जमीन पे उतरे हैं श्रीमान जी जो अखिलेश यादव हैं, ग्राउंड पे दिखें। क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम यही रहता है कि वो ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स के जरिए से अपना काम चलाते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब एक मजबूरी है, और अगर उन्हें सरवाइव करना है, समाजवादी पार्टी को सरवाइव करना है और कांग्रेस को रिवाइव करना है, तो दोनों जने मिल करके हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिला करके जमीन पे उतरेंगे, और वक्त बिना जाया करे हुए
लग जाएंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन आप देखिए साइकिल का हैंडल, संकेत एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इस बीच में ये आता है। कल मैंने खबर सुनी है, यू विल नो बेटर, सही है कि नहीं, कि राहुल गांधी 2 दिन के लिए फिर कैम्ब्रिज जा रहे हैं। अब पता नहीं कैम्ब्रिज में कौन सा इलेक्शन है, लेकिन इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि कौन नाइव हो सकता है कि आप अपनी यात्रा को इंटरप्ट करके और इलेक्शन यहाँ का काम छोड़ करके आपको कैम्ब्रिज जाना है। तो अगर इस तरीके का एटीट्यूड रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अदिति, ये जो गठबंधन है इसको लेकर के बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और उनकी तरफ से वार का पलटवार क्या हो सकता है? देखिए, भाजपा के लिए तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज आया है कि आरएलडी को वो लिटरली, वो कहते हैं ना कि टाइगर के जॉस के अंदर से खींच कर लेकर आना। जब सारी बात बन चुकी थी, उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी काम आई कि जयंत चौधरी को भी पलटवार करना पड़ा। पर अगर आप देखें, जो हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाजपा किसी की का इंतजार नहीं करती। संकेत, ये तो अब हमने पिछले 10 साल में देख लिया है कि भाजपा वेट नहीं करती देखने के लिए कि ऑपोजिशन पार्टीज की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। डिस्पाइट ये हवा जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि माइनॉरिटीज का एक कंसोलिडेशन होगा, भाजपा रुकी नहीं। अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद जो बीजेपी का माइनॉरिटी फ्रंट है, वो तो एक नेशन वाइड यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो पूरे देश में जा रहे हैं माइनॉरिटीज को अपने साथ लाने के लिए। 10 मार्च से वो यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। वो उर्दू और अरबिक में मन की बात की सीडीज, मन की बात में क्या मैसेजेस आए, उनका क्या प्लान है, उनका क्या प्रोग्राम है, वो सब वो बांटने की भी तैयारियां चल रही है। तो भाजपा हमेशा एक स्टेप आगे इसलिए रहती है क्योंकि उनको पता है कि ऑपोजिशन किस तरीके से, अगर आप देखें यूपी कांग्रेस का भी एक जो लाइन चल रहा है वो है कि भाजपा से बचाना है उत्तर प्रदेश को, भाजपा से बचाना है उत्तर प्रदेश को। और कहीं ना कहीं ये मैंने नोटिस करा है, एंड यू हैव टू गिव इट टू बीजेपी, जहां जहां जो पॉलिटिकल पार्टी या जो नेता ये बोलता है कि भाजपा से बचाना है, वहां भाजपा की एक अलग स्ट्रैटेजी चल जाती है कि वो जो ऑपोजिशन की एक हार्ड कोर स्ट्रैटेजी को भी डाइल्यूट कर देती है। उत्तर प्रदेश में सेकंड विन, जो पहली बार एक हिस्टोरिक विन रहा है योगी आदित्यनाथ का, वो एक इतना इमेंस मोरल बूस्ट रहा है। इवन दो वोट शेयर अगर आप देखें तो इतना ज्यादा एडवांटेज भाजपा के लिए नहीं रहा है, पर भाजपा आज भी ये उम्मीद कर रही है कि जो 80 में से 80 सीटों का उनका टारगेट है, अगर 80 में से 80 सीट भी ना रहे, उनका 29 पर्टिकुलर सीट्स जहां पे अभी तक उनका इतना मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है, या जहां पे भाजपा वीक रही है, कि जहां पे वो विनिंग मार्जिन उनका काफी कम रहा है 2019 में, वो स्पेसिफिक 29 to 30 ऐसी सीट्स है जहां पे की फोकस रहेगा भाजपा का। और जो उनका बूथ लेवल प्रोग्राम है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो तो भाजपा का चल ही रहा है पिछले असेंबली इलेक्शन से। सो भाजपा की प्लानिंग काफी ग्राउंड लेवल पे होती है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है वो एक कंप्लीट नए अवतार में आ जाए और ये भाजपा करना बंद करें और एक्चुअली वोटर्स को टारगेट करें, तो हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम आ जाए। बट इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि आरएलडी का भी क्या रोल रहता है इन सबके बीच में। अभी तो बेचारे जयंत चौधरी थोड़ा सा, वो तो ये सोच रहे होंगे ये किस समय में मैंने हाथ थामा कि किसान ही ये किसान तो साथ देंगे या नहीं। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन उनके लिए भी है, तो वो एडवांटेज रहेगा कि नहीं भाजपा के लिए, वो तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। शरद जी और आदित्य अनंत नारायणन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। एक थोड़ा सा आइडिया मिला कि ये जो डूबती डील थी इसको कैसे बचाया गया और इसको बचा करके अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाया भी जा सकता है या नहीं, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों ने प्रकाश डाला और एक आइडिया मिला। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए आप दोनों का। थैंक यू।